हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट जो है आपका क्रैश कोर्स में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतिहास भी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बात करें हम लोग तो पॉलिटिकल को कंप्लीट किए ही, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किए, और आज हम लोग का इतिहास भी कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो बच क्या क्या गया हम लोग का, तो बच गया है एक आपका भूगोल में आपका बच गया है चैप्टर, है ना। भूगोल में एक छोटा सा चैप्टर है, हाँ, बिहार का भूगोल, बिहार के बारे में थोड़ा सा जानना है, वो बचा हुआ है, और एक आपदा प्रबंधन बचा हुआ है। तो हम लोग सर बोले हैं कि बच्चे लोगों का कहना है, बहुत सारे नए बच्चे हैं ना, उनका कहना है कि सर क्रैश कोर्स में क्लास को स्टार्ट कर दीजिए इस चैप्टर के बाद, है ना। और वो जो बचा हुआ है उसको क्रैश कोर्स में ही पढ़ा दीजिएगा, या एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इस बैच में पढ़ा दीजिएगा, फुल बैच में। तो ठीक है, हम लोग ऐसा ही करते हैं, है ना। हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्स को इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करते हैं, है ना। इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होगा वो आपको हम क्या करेंगे, आपको हम जो है नोट्स के रूप में दे देंगे, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह नोट्स के रूप में 1-2 चैप्टर का दे देंगे, और वहाँ पे फिर जब करवाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से करवा देंगे। ठीक है ना। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो आपका पूरे इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। चले स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इतिहास, क्लास 10th के लिए इतिहास, चैप्टर नंबर 8, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, प्रेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है, जो आप कुछ भी देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं कोई, वो कहाँ से छप करके आया, प्रेस से छप करके आया है। अखबार आप देखते हैं वो कहाँ से छप करके आता है, प्रेस से छप करके आता है। मतलब जितना भी आप कागज है आज देख रहे हैं, है ना, और उस पर कुछ लिखा हुआ है, इतना किताब दिख रहे हैं, रामायण, गीता, महाभारत, है ना, जितना भी किताब दिख रहे हैं वो कहाँ से छप करके आया है, प्रेस से छप करके आया है। वो कहाँ से छप करके आया है, प्रेस से छप करके आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी किताब है वो कहाँ से छपता है, प्रेस से। तो यहाँ पर हम लोग को यही जानना है कि प्रेस से जो किताब छपा उन सब किताबों का नाम हम लोग को देखना है, और उससे क्या प्रभाव पड़ा इसको भी देखना है, उससे हमारे संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। देखेंगे बाइबिल छापा गया था, है ना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी बहुत सारा अखबार आया देश की आज़ादी के समय, है ना, तो बहुत सारा अखबार उस समय चल रहा था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, और उसका राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना, है ना। तो जो अखबार निकलता था उस समय अंग्रेजों का हम लोग के यहाँ शासन था, तो जो हम लोग के यहाँ अखबार निकलता था तो वो जो है अंग्रेज के शासन के बारे में भी बताता था। तो इससे लोगों में राष्ट्रवाद का भावना भी जन्म लेता था कि हमारे देश को आज़ाद करवाना है, अंग्रेज हम लोग को, है ना, गुलाम करके रखा हुआ है। ये भावना भी लोगों में क्या होता था, जन्म लेता था, है ना। ये भावना भी लोगों में जन्म लेता था। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, है ना। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, समझने वाले हैं इस चैप्टर में। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, और इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीका से, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, तो आपका धीरे धीरे एक मतलब कल से ही या 1-2 दिन में हम लोग क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर पे और देखते हैं, है ना। हम लोग चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं चीजों को। स्टार्ट करते हैं हम लोग छापा खाना का विकास के बारे में। छापा खाना का भारत में विकास कैसे हुआ, तो कह रहा है कि छापा खाना के विकास कई चरणों में हुआ। जो भारत में छापा खाना है इसका विकास क्या हुआ है, कई चरणों में हुआ है। इसको हम लोग 3 चरण में बांट करके पढ़ेंगे, है ना। भारत में जो छापा खाना का विकास हुआ है इसको हम लोग 3 चरण में बांट करके क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, है ना। भारत में छापा खाना के विकास को हम लोग 3 चरण में बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया प्रथम चरण में आरंभ से लेकर के गुटेनबर्ग तक प्रिंटिंग प्रेस का विकास। शुरू से जो है ना लेकर के, और एक गुटेनबर्ग थे, कौन थे, गुटेनबर्ग थे, है ना, गुटेनबर्ग। तो इनके समय में प्रेस का विकास
हुआ वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। जहां पर प्रेस का विकास होना शुरू हुआ, प्रेस का विकास होना शुरू हुआ और शुरू होकर के कहां तक, है ना, एक गुटेनबर्ग जो जर्मनी के एक थे, है ना, वो जो है एक प्रेस बनाए थे, एक प्रेस बनाए थे। तो वहां तक हम लोग देखने वाले हैं पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में हम लोग देखेंगे गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का विकास। गुटेनबर्ग किस तरीका से प्रिंटिंग प्रेस बनाया, इस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। और फिर देखेंगे गुटेनबर्ग के बाद जो है ना, और क्या क्या विकास हुआ प्रेस में, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो छापा खाना के विकास को हम लोग कई चरणों में पढ़ते हैं। पहला तो गुटेनबर्ग से पहले छापा खाना में क्या क्या हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। गुटेनबर्ग से पहले क्या क्या चीज छापा खाना में हुआ था, कैसे जो है छापा जाता था, कैसे जो है प्रिंटिंग प्रेस चलता था, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। मतलब बुक पहले भी छपता था गुटेनबर्ग से पहले भी, तो उसके समय में कैसे, उससे पहले के समय में कैसे छपता था, इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे गुटेनबर्ग जो था ये प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया, तो यहाँ पर कैसे छपा, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गुटेनबर्ग के बाद जो है कैसे इसका विकास हुआ, गुटेनबर्ग के बाद इसका कैसे विकास हुआ। तो तीनों चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। तीनों चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, है ना। आरंभ से गुटेनबर्ग तक, गुटेनबर्ग के द्वारा क्या हुआ और गुटेनबर्ग के बाद क्या हुआ, ये तीनों देखने वाले। तो मेन केंद्र में कौन है, गुटेनबर्ग, है ना। मेन केंद्र में यहाँ पर क्या है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के पहले देखेंगे, गुटेनबर्ग के बाद देखेंगे और एक गुटेनबर्ग का देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले शुरू से लेकर के गुटेनबर्ग तक प्रिंटिंग प्रेस का विकास, है ना। आरंभ से लेकर के जब से प्रिंटिंग प्रेस का विकास शुरू हुआ उस समय से लेकर के गुटेनबर्ग तक जो है प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। आरंभ से लेकर के मतलब जब से प्रिंटिंग प्रेस का विकास होना शुरू हुआ, है ना, जब से प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लोग सोचना शुरू किया, वहां से लेकर के और गुटेनबर्ग तक जो है प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या हुआ, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। इस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि 105 एडी में, मतलब 105 जो है ना, आपका 105 यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 105, है ना, 105 आपका क्या आ जाएगा, 105 ईस्वी में, 105 ईस्वी में तसुपलाइलुन जो कि चीनी नागरिक था, वह सबसे पहले क्या बनाया, कागज बनाया। तो कागज का आविष्कार जो है कहाँ होता है, तो चीन में होता है। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में। कोई भी प्रेस छापना है, प्रेस में कोई किताब छापना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, कागज चाहिए। कोई भी किताब छापना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कागज चाहिए। और कागज का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है, तो तसुपलाइलुन चीनी नागरिक के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि कागज जो है, कागज, है ना, इसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे पहले चीन में हुआ। कहाँ हुआ, चीन में हुआ, है ना। कागज में का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय भी किसको दिया जाता है, चीन को ही दिया जाता है ना। तो कागज का आविष्कार, कागज का जो आविष्कार है ये कहाँ हुआ, कागज का आविष्कार चीन में 105 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कागज का आविष्कार पूछा जाएगा। कागज का आविष्कार, है ना, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, है ना, तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मुद्रण कला का जो शुरुआत है, मुद्रण कला कहने का मतलब है बुक प्रिंटिंग, है ना। मुद्रण कला का, है ना, मुद्रण कला का जो है शुरुआत, ये भी कहाँ से होता है, ये भी चीन से ही होता है। मुद्रण कला का जो शुरुआत है ये भी कहाँ से होता है, ये भी चीन से ही होता है ना। तो दोनों चीज चीन से हुआ है। कागज भी सबसे पहले चीन में बना है और सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मुद्रण कला का शुरुआत भी कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले कागज भी कहाँ बना, चीन में बना। और मुद्रण कला का शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। तो दोनों आपको बात ध्यान में रखना है ना। चले नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुद्रण की पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। सबसे पहले चीन में मुद्रण कला का शुरुआत हुआ, फिर जो है वो कहाँ गया, जापान गया, फिर वो कहाँ गया, कोरिया गया। मतलब धीरे धीरे आगे अलग अलग देशों में जो है मुद्रण कला जाते रहा। तो चीन से ही अलग अलग देशों में गया है ना। चीन से जापान गया, जापान से फिर कहाँ चला गया, जापान से फिर कोरिया चला गया, जापान से फिर कहाँ चला गया, जापान से फिर कोरिया चला गया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि
10वीं सदी के पूर्वाध तक, मतलब 10वीं सदी के पहले तक, है ना, 10वीं सदी के पहले तक ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए। बोला है कि 10वीं सदी से पहले तक जो प्रेस छपता था, प्रिंटिंग होता था, वो कैसे होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग से। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग में होता है कि एक लकड़ी है, एक लकड़ी का धब्बा होता है, उस पर कुछ लिख दिया जाता है और फिर उसको कागज पर, है ना, छापा जाता है। तो जो चीज लकड़ी पर लिखा रहता है वो चीज कागज पर भी, है ना, छप जाता है। वो चीज कागज पर भी छप जाता है ना, वो चीज कागज पर भी छप जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो पहले जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से ही क्या होता था? छपाई होता था। पहले कोई मशीन नहीं था, पहले कोई मशीन से छपाई नहीं होता था। चीन में छपाई का शुरुआत हुआ था, चीन में छपाई का शुरुआत हुआ था, लेकिन पहले जो छपाई होता था वह क्या चीज से होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग से। ब्लॉक प्रिंटिंग कहने का मतलब है कि लकड़ी पर, है ना, लकड़ी पर कुछ लिखा गया, है ना, लकड़ी पर कुछ लिखा गया और उसको मारा गया, जब ऐसे छापा जाता था कागज पर तो वो चीज छप जाता था। जैसा कि आप देखे होंगे, है ना, मोहर देखे हैं? मोहर, मोहर में लिख दिया जाता है ना, है ना। आप स्कूल में जाएंगे मोहर मरवाने के लिए, तो इस मोहर में क्या लिखा रहता है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय या राजकीय उच्च विद्यालय, जहाँ आपका स्कूल का है वो लिखा रहेगा, प्रधानाचार्य उनका नाम, है ना। और वो क्या करेगा कि वो जो है ना, मोहर मारेगा तो वो कागज पर उखड़ जाता है। तो उसी तरीका से पहले बुक को छापा जाता था, पहले बुक को उसी तरीका से क्या किया जाता था? छापा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है ना। पहले बुक को कैसे छापा जाता था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, अभी क्या मशीन है, प्रिंटिंग का मशीन है, लेकिन पहले प्रिंटिंग का मशीन नहीं था। पहले प्रिंटिंग का मशीन नहीं था, पहले जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छापा जाता था। ठीक, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छापा जाता था। ठीक, नेक्स्ट आया करा कि 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई। बोल रहा है कि 1041 ईस्वी में जो चीनी व्यक्ति है पी सेंग, उन्होंने क्या बनाया? मिट्टी का मुद्रा बनाया, है ना, मिट्टी का मुद्रा बनाया। ठीक, तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बस ये वाला ध्यान रखना है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में कागज का आविष्कार हुआ। और जो पहले जो प्रिंटिंग होता था वो कहाँ से होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से पहले प्रिंटिंग होता था। आगे कह रहा है कि संघाई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया। संघाई कहाँ है? संघाई चीन में एक जगह है, यह प्रिंट संस्कृति का क्या बन गया? केंद्र बन गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रिंटिंग होता है। सिविल सेवा के आकांक्षी छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, है ना, मतलब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे हम लोग के यहाँ यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, सिविल सेवा का एग्जाम, उसी तरीका से अलग अलग देशों में सिविल सेवा का अलग अलग एग्जाम होता है। तो सिविल सेवा के आकांक्षी छात्रों को, है ना, सिविल सेवा के आकांक्षी छात्रों को पुस्तक के छपाई से अध्ययन में मदद मिली। बोला यहाँ पर जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग थे, जब पुस्तक छपने लगा तो उनको बहुत अच्छा खासा यहाँ से क्या मिलने लगा? मदद मिलने लगा, है ना। अध्येता के रूप में विद्वान, व्यापारी तथा संपन्न वर्ग सामने आए। जो बुक छपा उसको पढ़ने के लिए विद्वान, व्यापारी और संपन्न वर्ग के लोग क्या आते गए? सामने आते गए। ठीक है, बुक छपते गया, उसको पढ़ने के लिए विद्वान लोग, व्यापारी लोग, संपन्न वर्ग के लोग जो है पढ़ने के लिए आगे आते गए। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआत से गुटेन वर्ग तक का बात यहाँ पर हम लोग देख लिए। शुरुआत से गुटेन वर्ग तक जो है प्रेस का छपाई कैसे होता था, इसको हम लोग देख लिए। तो इसमें आपको इतना बात बस याद रखना है कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। और सबसे पहले मुद्रण कला जो है उसका आविष्कार कहाँ हुआ? उसका भी जो शुरुआत है वो चीन से ही हुआ। सबसे पहले मुद्रण कला का शुरुआत भी कहाँ से होता है? चीन से ही होता है ना। चीन से ही सबसे पहले मुद्रण कला का शुरुआत होता है। और पहले प्रिंटिंग कैसे होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। पहले प्रिंटिंग कैसे होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से, है ना। पहले प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से होता था। तो इतना बात आपको याद रखना है कि पहले प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से होता था। अब हम लोग समझते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था। आपको बता ही दिया है ब्लॉक प्रिंटिंग, है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था? तो कह रहा है कि स्याही से लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता था? स्याही से लगा हुआ काठ के ब्लॉक होता था, काठ का एक टुकड़ा होता था। स्याही से लगा हुआ क्या होता था? काठ का एक टुकड़ा
होता था, ये काठ का एक टुकड़ा है जिस पर क्या लगाया जाता था, सिहाई। सिहाई कहने का मतलब है ना, इसका जो रंग होता है वो लगाया जाता था। और इसी को कागज पर रख करके, इसी को कागज पर रख करके जो छपाई किया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे मोहर है ना, मोहर, तो मोहर से जैसे हम लोग छापते, मोहर मारते हैं, तो जो चीज मोहर में रहता है वो चीज कहाँ हो जाता है, कागज पर आ जाता है। तो उसी तरीका से ब्लॉक प्रिंटिंग में होता था, पहले काठ पर कुछ लिखा होता था और उसमें सिहाई लगा होता था, और उसको जब हम लोग कागज पर मारते थे तो उसमें क्या आ जाता था, कागज पर जब उसको मारते थे तो उसमें जो है छपा जाता था। उसमें क्या हो जाता था, जो चीज लिखा होता था काठ पर वो चीज छपा जाता था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट सर, आप क्रैश कोर्स का क्लास लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस, है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कल से ही हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। कल से ही हम लोग देखते हैं, कल से ही शुरू कर देते हैं। आप लोग का बीच में ये भी है सेंटअप एग्जाम। कब से आप लोग का सेंटअप एग्जाम है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें, गुटेनबर्ग से पहले तो चीन में, है ना, चीन में इसका आविष्कार हो चुका था। कि क्या हो गया था, गुटेनबर्ग से पहले चीन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, है ना। गुटेनबर्ग से पहले चीन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका, मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं, वहाँ पे मुद्रण कला का शुरुआत हो गया था, मतलब प्रिंटिंग शुरू हो गया था। लेकिन पहले ब्लॉक प्रिंटिंग चलता था। कैसा प्रिंटिंग चलता था, ब्लॉक प्रिंटिंग चलता था। चीन से ये अलग अलग देशों में, है ना, देशों में ये चीज क्या हुआ, पहुंचने लगा, है ना। ठीक है, चीन से अलग अलग देशों में ये चीज क्या होने लगा, पहुंचने लगा। अब हम देखेंगे गुटेनबर्ग के बाद, गुटेनबर्ग के बाद जो है ना, फिर मुद्रण कला कैसे आगे बढ़ता है, गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रण कला को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस चीज को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, गुटेनबर्ग के द्वारा इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया गया, इस चीज को हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, चलिए, कह रहा है कि रेशम मार्ग जो है ये चीन से लेकर के, रेशम मार्ग एक रास्ता है जो कि चीन से लेकर के, है ना, चीन से लेकर के, और कहें कि हम लोग एशिया के अलग अलग हिस्सों, मतलब और भी जो आपका अलग अलग जो जगह है, अलग अलग हिस्सा है, वहां तक ये रास्ता जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रोम के बारे में। कहा, रोम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बोला है कि चीन से ये रास्ता शुरू होता है और अलग अलग इलाकों तक जाता है, जिसमें आपका रोम भी आता है, यूरोप भी जाता है, एशिया भी जाता है। इस मार्ग के माध्यम से क्या हुआ करता था, पहले व्यापार हुआ करता था। रेशम मार्ग के माध्यम से पहले व्यापार हुआ करता था। तो बोल रहा है कि रेशम मार्ग से ही ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने ईसाई मिशनरियों एवं मार्को पोलो, ईसाई मिशनरियों एवं मार्को पोलो द्वारा कहाँ पहुंच गया, रोम पहुंच गया। रोम कहाँ है, यूरोप में। रोम कहाँ है, यूरोप में पहुंच गया। अब रेशम मार्ग के माध्यम से यहाँ पर क्या होता था, पहले जो है छपाई चलता था। पहले क्या होता था, छपाई चलता था कहाँ पे, छपाई चलता था, है ना, सबसे पहले जो है चीन में। लेकिन चीन में बहुत सारे ईसाई लोग प्रचार करने के लिए आए अपने धर्म का। जब अपने धर्म का वो लोग प्रचार करने के लिए आए तो यहाँ से ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना को लेकर के अपने देश में चले गए। यहाँ से ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना को लेकर के क्या हो गए, अपने देश में चले गए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि चीन से यूरोप के अलग अलग जगहों पर, है ना, ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये कैसे पहुंचा। तो ये प्रिंटिंग प्रेस चीन से अलग अलग यूरोप के अलग अलग देशों तक, चीन से यूरोप के अलग अलग देशों तक, है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का जो नमूना वो कैसे पहुंचा, तो रेशम मार्ग के माध्यम से। कैसे, रेशम मार्ग के माध्यम से पहुंचा, है ना, रेशम मार्ग के माध्यम से पहुंचा। इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। रेशम मार्ग के माध्यम से जो है चीन से अलग अलग जगहों पर पहुंचने लगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि, है ना, रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या चीनी लिपि से कम होने के कारण छपाई संस्कृति का तेजी से विकास हुआ, है ना। बोल रहा है कि रोमन लिपि में अक्षरों का संख्या जो था वो क्या था, चीनी लिपि से कम था। इसीलिए रोमन लिपि में ज्यादातर जो है शुरुआत में, है ना, ज्यादातर जो छपाई होता था शुरुआत में वो रोमन लिपि से होता था। कैसे होता था, रोमन लिपि से होता था, है ना। करा कि कागज बनाने की कला 11वीं सदी में यूरोप पहुंची। कागज बनाने का कला यूरोप कब पहुंचा, 11वीं सदी में। और 1336 में प्रथम पेपर मिल जर्मनी में स्थापना किया गया। 1336 में प्रथम पेपर मिल जर्मनी में स्थापना किया गया। तो पूछा जाएगा प्रथम पेपर मिल का स्थापना कब, कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। प्रथम पेपर मिल कहाँ बना, तो जर्मनी में। अभी तक जो
अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो प्रिंटिंग चल रहा था वो क्या चीज के माध्यम से चल रहा था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से चल रहा था। कैसे चल रहा था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से चल रहा था। लेकिन 1336 में, है ना, पहला जो है पेपर मिल कहाँ खुल गया? तो जर्मनी में पहला पेपर मिल खुल गया। जर्मनी में क्या हो गया? पहला पेपर मिल खुल गया, है ना। बिखरी हुई मुद्रण कला को जर्मनी के स्टेट्सबर्ग शहर के गुटेनबर्ग ने एकत्रित कर पंच मैट्रिक्स गोल्ड को योजनाबद्ध तरीके से बनाया। हम लोग देखते हैं कि पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है इसको किसने बनाया? गुटेनबर्ग में इसको गुटेनबर्ग के द्वारा इसको क्या किया गया? बनाया गया, है ना। गुटेनबर्ग के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया। तो मेन इसमें जो बात है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, तो हम लोग देखें मुद्रण कला का शुरुआत होता है कहाँ से? जर्मनी से। मुद्रण जो कला है, मुद्रण कला इसका शुरुआत कहाँ से? मुद्रण कला का शुरुआत होता है चीन से। मुद्रण कला का, है ना, मुद्रण कला का शुरुआत कहाँ से होता है? चीन से। लेकिन पहला छापा खाना ये कहाँ होता है? पहला छापा खाना कहाँ खोला जाता है? तो पहला छापा खाना आपका, है ना, पहला छापा खाना जर्मनी में खोला जाता है। पहला छापा खाना जर्मनी में खोला जाता है। और पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है इसको किसने बनाया था? गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, है ना। पहला जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन है ना, इसको किसने बनाया था? गुटेनबर्ग ने बनाया था। ठीक, तो हम लोग देखें कि चीन से प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत होता है। चीन से क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत होता है। फिर यह धीरे धीरे अलग अलग जगहों जाने लगता है रेशम मार्ग के माध्यम से, है ना। यूरोप के अलग अलग देशों में जो है यह क्या होता है? फैलने लगता है। और उसके बाद देखते हैं कि ये सबसे पहले ये कहाँ इसी ये तो जाता ही अलग अलग देशों में। इसके साथ साथ ही, है ना, जर्मनी में क्या हो जाता है? जर्मनी में आपका प्रथम पेपर मिल का स्थापना हो जाता है। अभी तक जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से क्या हो रहा था? ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई हो रहा था। लेकिन 1336 में पहला पेपर मिल कहाँ खुल गया? जर्मनी में खुल गया, है ना। और गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया। गुटेनबर्ग के द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया था, है ना। गुटेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया? प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया था। ठीक है ना। बोला शीशा, रंगा और सिहाई का उपयोग करके जो है यहाँ पर पहले गुटेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया? शीशा, रंगा और सिहाई का उपयोग करके जो है प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया। ठीक है ना। बाद में हम लोग देखते हैं कि कंपोज टाइप मेटर, उसमें कंपोज टाइप मेटर का मुद्रण शोध 1440 में शुरू हुआ। उसके बाद है कि 42 लाइन और 36 लाइन के बाइबिल की छपाई गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। 42 लाइन और 36 लाइन का जो बाइबिल का पुस्तक है वो किसके द्वारा छापा गया? गुटेनबर्ग के द्वारा छापा गया, है ना। 42 लाइन और 36 लाइन का बाइबिल जो है इस पुस्तक को 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया? छापा गया, है ना। गुटेनबर्ग जो है क्या करता है ना, बाइबिल के पुस्तक को छापता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट सुओफर के द्वारा इसको क्या किया गया? पूर्ण किया गया। तो बाइबिल जो है, बाइबिल का 42 लाइन और 36 लाइन का पुस्तक तो गुटेनबर्ग छापा था। उसके बाद जो है 421 लाइन वाला पुस्तक भी गुटेनबर्ग छाप रहा था। लेकिन जो है इसको पूरा कौन कर पाया? इसको पूरा कर पाया फर्स्ट सुओफर, है ना। ये गुटेनबर्ग पूरा नहीं कर पाया, तो फर्स्ट सुओफर जो है इस काम को क्या किया? पूरा किया। 421 लाइन वाला जो है ना बाइबिल का पुस्तक है उसको फर्स्ट सुओफर के द्वारा क्या किया गया? फर्स्ट सुओफर के द्वारा उसको, है ना, पूरा किया गया। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि बाइबिल का जो छपाई है वो किस द्वारा किया गया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल का छपाई किया गया था, है ना। बाइबिल का छपाई किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल का छपाई किया गया था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो इतना तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चले आगे हम लोग। क्रैश कोर्स के भी बच्चा इसमें है क्या? आप लोग क्रैश कोर्स वाले भी इसमें है क्या? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुओफर। बाद में सुओफर ने एक इंडलजेंस की छपाई की। इंडलजेंस जो है इसका जो है छपाई किया। इंडलजेंस नाम का एक, है ना, पुस्तक का क्या किया? छपाई किया। कौन? है ना, ये सुओफर, है ना। और 421 लाइन वाला जो बाइबिल था उसका भी छपाई ये इसी के द्वारा किया गया था, सुओफर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। चले आगे हम लोग। चलिए
नेक्स्ट, हाँ, तो क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं तो वो लोग कल से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये चैप्टर को अंत कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा अगर आप लोग को दिक्कत भी होगा तो कोई आप लोग मतलब कोई ये नहीं, कल से हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक्स मतलब फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अगर पहले से आप यूट्यूब पर वाला वीडियो अगर पढ़ रहे होंगे मेरा, तो आपको पूरे समझ में आ रहा होगा। पहले से अगर हमसे नहीं पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट दिन होता है, फर्स्ट दिन मतलब थोड़ा सा आपको ये हो सकता है। क्रैश कोर्स में जब हम लोग स्टार्ट करें तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि बेसल्स, रोम, वेनिस, एंटवर्स एवं पेरिस मुद्रण के प्रमुख केंद्र पूर्ण जागरण के भी केंद्र बने। बोला है कि ये सब मुद्रण का अलग अलग जगह पर मुद्रण का शुरुआत हुआ और इससे पूर्ण जागरण का भी केंद्र बना। मतलब यहाँ इससे जो पुस्तक छपने लगा, इसके कारण लोग क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। जहाँ जहाँ पुस्तक छपा, जहाँ जहाँ पुस्तक छपने का केंद्र था, वहाँ के लोग क्या होने लगे, जागृत होने लगे। अब पुस्तक पढ़ने से लोग तो जागृत होगा ही, तो यही चीज हो रहा था, है ना। 1475 में सर विलियम कैक्सटन सूत्र मुद्रण कला को इंग्लैंड में ले गए, है ना, तथा वेस्ट मिनिस्टर कस्बे में उसका प्रथम प्रेस स्थापित किया। बाद में यहाँ से जो है 1475 ईस्वी में सर विलियम्स कैक्सटन, है ना, सर विलियम कैक्सटन जो है ये मुद्रण कला को कहाँ लेकर गए, इंग्लैंड लेकर के गए। कहाँ लेकर गए, इंग्लैंड लेकर के गए। सर विलियम्स, है ना, कैक्सटन जो है मुद्रण कला को इंग्लैंड लेकर के गए और वहाँ पर जो है वो क्या किए, प्रेस का स्थापना किए। बाद में कह रहा है कि 1544 में मुद्रण कला की शुरुआत पुर्तगाल में हुआ। बाद में ये मुद्रण कला कहाँ चला गया, पुर्तगाल भी चला गया। 1544 ईस्वी में, 1544 में मुद्रण कला कहाँ चला गया, पुर्तगाल भी चला गया। यानी चीन से निकला और अलग अलग जगहों पर, है ना, अलग अलग जगहों पर ये क्या हो रहा है, जा रहा है। चीन से निकला, हम लोग देखे रोम गया, है ना, जर्मनी गया, जर्मनी गया, उसके बाद देखते हैं इंग्लैंड चला गया, फिर कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया। तो अलग अलग जगहों पर, है ना, अलग अलग जगहों पर जो है ये प्रिंटिंग प्रेस जा रहा था। अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, दो स्टेप हम लोग देख चुके हैं। पहला स्टेप देखे कि शुरू से गुटेनबर्ग तक प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ। तो हम लोग देखे पहले जो है सबसे पहले चीन में कागज का आविष्कार हुआ और वहीं पर ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ। मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब लकड़ी पर कुछ लिख दिया जाता था, लकड़ी के काट पर, और उसको जो है छापा जाता था। तो जो छपता था वही जो था, यही सिस्टम क्या कहलाता था, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता था। तो सबसे पहले जो है चीन में इसका शुरुआत हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है कि चीन के बाद यह, है ना, इसको जो है मार्को पोलो के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, रोम में ले जाया जाता है। चीन के बाद इसको मार्को पोलो के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है ना, मार्को पोलो के द्वारा ले जाया जाता है आगे, है ना, यूरोप के देशों में ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ से चीन से रेशम मार्ग के माध्यम से। फिर हम लोग देखते हैं ये जो है बाद में कहाँ पहुंच जाता है, तो बाद में जाकर के ये जर्मनी पहुंच जाता है और जर्मनी में 1336 ईस्वी में जो है प्रथम पेपर मिल का स्थापना हो जाता है। अभी तक जो चल रहा था वो किसके माध्यम से चल रहा था, अभी तक छपाई जो आपका चल रहा था वो चल रहा था, है ना। अभी तक का जो छपाई चल रहा था वो सब छपाई चल रहा था आपको, है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। लेकिन 1336 में पहला पेपर मिल खुल गया। मतलब अब जो है मशीन के माध्यम से छपाई होने लगा। मशीन के माध्यम से छपाई का शुरुआत जर्मनी में हुआ, है ना। किसके द्वारा मशीन बनाया गया था, ये मशीन गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था मशीन, है ना। जो प्रिंटिंग मशीन था उसको गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं फिर जो है गुटेनबर्ग जो है बाइबिल की छपाई किया। बाइबिल का छपाई जो है किसने किया, तो गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल का छपाई किया गया, है ना। बाद में हम लोग देखते हैं आगे जाकर के ये चीज फिर जो है इंग्लैंड पहुंच जाता है। छपाई का जो मुद्रण कला जो है ये फिर से कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है 1475 में। और उसके बाद 1544 में ये कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया। 1544 में ये कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया, ठीक। तो ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1544 में मुद्रण कला का शुरुआत कहाँ हो गया, पुर्तगाल में हो गया। तो चीन से निकला और अलग अलग जगहों पर ये क्या हो रहा है, जा रहा है। चीन से निकलने के बाद ये अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, जा रहा है। इसको हम लोग देख लिए, है ना। सबसे पहले इसका शुरुआत चीन में हुआ। पहला पेपर मिल जो है वो कहाँ खुला, जर्मनी में खुला। फिर जो है ये कहाँ पहुंच गया, पुर्तगाल भी पहुंच गया 1544 ईस्वी में। और भारत में ये कैसे आया है तो इसको हम लोग देखते हैं। बाद में 1475 में इंग्लैंड में मुद्रण कला का शुरुआत हुआ। 1475 में क्या होता है, गुटेनबर्ग के बाद कहाँ कहाँ तकनीकी विकास हुआ इसको
हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि 1475 में इंग्लैंड में मुद्रण कला का शुरुआत हुआ, है ना, और पुर्तगाल से ही 1544 में, पुर्तगाल में 1544 में इसका शुरुआत हुआ, और पुर्तगालियों के द्वारा ही, है ना, 16वीं सदी में भारत में मुद्रण कला का शुरुआत हुआ। हम लोग देखते हैं कि भारत आने वाला जो है पहला यूरोपियन था वो कौन था? पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। तो जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आया हम लोग के यहाँ, तो वो जो है प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर के आया, वो जो है मुद्रण कला को भी लेकर के आया। तो भारत में जो मुद्रण कला आया है, भारत में जो मुद्रण कला आया है वह कहाँ से आया है? पुर्तगाल से आया है। भारत में मुद्रण कला कहाँ से आया है? पुर्तगाल से आया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में मुद्रण कला पुर्तगाल से आया है, ठीक है ना। भारत में मुद्रण कला कहाँ से आया? पुर्तगाल से भारत में मुद्रण कला आया है, ठीक है ना। तो फिर आप जाके धीरे धीरे इसमें बहुत सारा मुद्रण कला में विकास होने लगा। पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से होता था, बाद में हम लोग देखे जो है क्या चीज के माध्यम से होने लगा, तो बाद में, है ना, बाद में हम लोग देखते हैं तो बाद में आपका जो है ये पेपर मिल खुल गया, उसके माध्यम से होने लगा, ठीक है। अब जो है प्रेस धातु के बनने लगे धीरे धीरे। इसके बाद क्या हो गया? प्रेस धातु के बनने लगे धीरे धीरे। प्रेस क्या चीज़ का बनने लगा? धातु का बनने लगा। मतलब और भी मशीन जो है उसमें अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा, धातु का बनाया जाने लगा, है ना। करा कि एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस बनाया। बेलनाकार प्रेस किसने बनाया? एम हो ने, है ना। शक्ति चलित मतलब शक्ति से चलने वाला। शक्ति का मतलब है कोयला या आपका जो भी होता है डीजल या बिजली, सब कुछ शक्ति का क्या है? साधन है। तो शक्ति के माध्यम से चलने वाला बेलनाकार प्रेस किसने बनाया? एम होम ने शक्ति के माध्यम से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बनाया। एम होम ने, है ना, शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? एम हो के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट है 18वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस द्वारा 6 रंगों में छपाई शुरू हुआ। बाद में जाकर के जो है कौन सा मशीन आ गया? ऑफसेट प्रेस। इससे क्या होता था? रंगीन छपाई होता था। तो रंगीन छपाई करने का मशीन जो है 18वीं सदी के अंत तक आ गया। रंगीन छपाई करने का मशीन जो है 18वीं सदी के अंत तक आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 20वीं सदी में पेपर रील और फोटो विद्युतीय नियंत्रण कार्य शुरू हुआ। बाद में जो है ना, बाद में इसको और आगे क्या किया गया? विकास किया गया 20वीं सदी में। तो गुटेनबर्ग के बाद जो है बहुत सारा क्या हुआ? जो मुद्रण कला था उसका और आगे क्या होने लगा? विकास होने लगा। जैसे धातु के प्रेस बनने लगे, है ना, धातु के प्रेस बनने लगे। पहले लकड़ी के बनते थे, उसके बाद क्या होने लगा? धातु के बनने लगे। फिर जो है शक्ति से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बनाया गया एम हो के द्वारा। फिर जो है रंगीन छपाई करने के लिए ऑफसेट प्रेस बनाया गया, है ना, ऑफसेट प्रेस बनाया गया। और फिर हम लोग देखते हैं बाद में इसमें फोटो विद्युतीय नियंत्रण काम भी इसमें शुरू हो गया। तो इस तरीका से प्रिंटिंग प्रेस का विकास होते जा रहा था, है ना। चले समझ गए गुटेनबर्ग के बाद तकनीकी विकास। तो यहाँ पर हम 3 काल में कैसे कैसे विकास हुआ इसको हम जो है लिखे हैं, है ना। 3 काल में किस प्रकार से जो है प्रेस का विकास हुआ इसको हम लिखे हैं। इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये पूरा कहानी है ना। इसको जो है इसको आपको ध्यान रखना है ना। इसमें मेन बात यहाँ जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखने वाला है कि कागज का शुरुआत कहाँ होता है? चीन में कागज का शुरुआत होता है। चीन में क्या होता है? कागज का शुरुआत होता है। पहले जो है क्या चीज के माध्यम से प्रिंटिंग होता था? ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब, है ना, लकड़ी पर कुछ लिख लिया जाता था और उसको छाप दिया जाता था, उसी के माध्यम से प्रिंटिंग होता था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें और आपको ध्यान रखना है कि, है ना, यूरोप में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे पहुंच गया? तो ये मार्को पोलो और ईसाई मशीनरियों के द्वारा यूरोप में इसको ले जाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेशम मार्ग के माध्यम से इसको ले जाया गया। पहला पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुआ? तो जर्मनी में पहला पेपर मिल का स्थापना हुआ। जर्मनी में पहला पेपर मिल का स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा पहला पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में किया गया, है ना। पहला पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा पहला पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में किया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे देखें,
है ना। तो बाइबिल का जो छपाई है वो किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। बाइबिल का छपाई किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल का छपाई किया गया। बाइबिल का छपाई किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आगे कि मुद्रण कला जो है इंग्लैंड कब गया? तो 1475 में मुद्रण कला कहाँ गया? इंग्लैंड गया। और पुर्तगाल कब गया? तो 1544 में मुद्रण कला कहाँ गया? पुर्तगाल गया। और भारत में जो मुद्रण कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को ही भारत में मुद्रण कला लाने का श्रेय दिया जाता है। जो प्रिंटिंग प्रेस है इसको पुर्तगाली ही भारत में लेकर के आए थे, है ना। भारत में इसको लेकर के कौन आए? पुर्तगाली ही इसको भारत में लेकर के आए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट गुटेनबर्ग के बाद क्या हुआ? गुटेनबर्ग के बाद क्या हुआ इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि गुटेनबर्ग के बाद जो है धातु के प्रेस बनने लगे। धातु के प्रेस पहले लकड़ी का बनता था, बाद में धातु का बनने लगा। फिर जो है शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस बनाया गया, मतलब मशीन से चलने वाला प्रेस जो है बनाया जाने लगा बाद में। उसके बाद हम लोग देखते हैं रंगीन प्रिंटिंग प्रेस बनाया जाने लगा। रंगीन छपाई करने के लिए ऑफसेट प्रेस बनाया गया, है ना। इसमें 6 रंगों में छपाई हो जाता था ऑफसेट प्रेस में। तो इस तरीका से प्रेस का क्या होते जा रहा था? विकास होते जा रहा था। इस तरीका से जो है प्रेस का क्या होते गया? विकास होते चला गया, ठीक है। तो चीन से इसका शुरुआत हुआ। चीन से शुरुआत होने के बाद अलग अलग देशों में यह पहुंचा, अलग अलग जगहों पर ही पहुंचा, है ना। और इसमें भी बहुत सारा सुधार हुआ। पहले ब्लॉक प्रिंटिंग चलता था, फिर जो है पेपर मिल बनाया गया, तो लकड़ी का बनाया गया। फिर जो है हम लोग देखिए धातु का प्रेस बनने लगा, फिर रंगीन छपाई करने वाला प्रेस बनने लगा। तो इस तरीका से क्या होते चला गया, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का विकास होते चला गया। इस तरीका से प्रिंटिंग प्रेस का विकास होते चला गया, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। लेकिन अब होगा मेन चीज शुरू। मेन यहाँ पर जो हम लोग को ध्यान रखना है वह क्या रखना है कि पुस्तक का नाम। यहाँ से ज़्यादा जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 आता है, और उसमें पुस्तक का नाम पूछा जाता है ना, कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे आगे। मार्टिन लूथर के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, है ना। मार्टिन लूथर के बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर क्या थे? एक धर्म सुधारक के थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे, है ना। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कहा था, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है। तो मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का रचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, है ना। अपना 95 स्थापनाएं मतलब 95 थीसिस, है ना। 95 जो है थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या लिखा गया है? तो रोमन चर्च के कुरीतियों को, रोमन चर्च में जो जितना कुरीति था उसके बारे में लिखा गया। जैसे हिंदू धर्म है तो यहाँ पर भी बहुत सारा कुरीति है ना। जैसे पहले था बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब तो सती प्रथा, ये सब होता था। तो उसी तरीका से रोमन चर्च में बहुत ज़्यादा कुरीति था, मतलब कमी था। तो उसी को दिखाने के लिए, है ना, मार्टिन लूथर जो एक धर्म सुधारक थे, उन्होंने 95 स्थापनाएं, क्या चीज? 95 स्थापनाएं लिखी। 95 स्थापनाएं किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया, है ना। मार्टिन लूथर के द्वारा 95 स्थापनाएं लिखा गया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। मार्टिन लूथर के द्वारा क्या किया गया? 95 स्थापनाएं लिखा गया, ठीक, है ना। आगे कहा कि मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। बोला था कि मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ क्या है? सबसे महान देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है। मार्टिन लूथर के द्वारा क्या कहा गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है कि मुद्रण जो है, मुद्रण मतलब जो अभी प्रिंटिंग हो रहा है किताब सब कुछ, ये जो है ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। क्या है? मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है ना। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया। तो दोनों चीज आपका इंपोर्टेंट है। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर, है ना। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा? ये मार्टिन लूथर ने कहा। ये किसने कहा? ये मार्टिन लूथर ने कहा। ये किसने कहा? ये मार्टिन लूथर ने कहा था। तो इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है ना। आगे क्या हो जाता है? कैथोलिक चर्च के द्वारा
इनक्यूजिशन शुरू किया गया। कैथोलिक चर्च के द्वारा क्या चीज का शुरुआत किया गया? इनक्यूजिशन शुरू किया गया। अब जब मार्टिन लूथर क्या किया, कैथोलिक चर्च का कुरीति के बारे में लिखा। मार्टिन लूथर जब कैथोलिक चर्च के कुरीति के बारे में लिखा तो कैथोलिक चर्च क्या करता है? इनक्यूजिशन शुरू किया। इनक्यूजिशन शुरू किया। इनक्यूजिशन कहने का मतलब है कि धर्म, है ना, इनक्यूजिशन कहने का मतलब है कि कैथोलिक धर्म के विरोध में, है ना, कोई भी पुस्तक छापने पर रोक लगा दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, है ना, धर्म के विरुद्ध, कैथोलिक के विरुद्ध में, कैथोलिक जो यानी चर्च के विरुद्ध पुस्तक छापने पर रोक लगाया गया। इनक्यूजिशन में क्या किया गया? चर्च के विरुद्ध पुस्तक छापने पर, चर्च के विरुद्ध, है ना, चर्च के विरुद्ध पुस्तक छापने पर रोक लगाया गया। चर्च के विरुद्ध क्या किया गया? पुस्तक छापने पर, है ना, पुस्तक छापने पर क्या लगा दिया गया? छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। चर्च के विरुद्ध पुस्तक छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मार्टिन लूथर जब कैथोलिक चर्च के कुरीति को लिखता है तो कैथोलिक चर्च क्या करता है? इनक्यूजिशन का शुरुआत करता है, यानी चर्च के विरुद्ध में कुछ लिखने पर, कोई पुस्तक छापने पर जो है रोक लगा देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनक्यूजिशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनक्यूजिशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इनक्यूजिशन कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है मार्टिन लूथर के बारे में, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। मार्टिन लूथर जो है क्या, रोमन कैथोलिक चर्च के कुरीति के बारे में किसने लिखा था? मार्टिन लूथर। 95 स्थापनाएं किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर ने लिखा है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ क्या है? मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है। ठीक है, और इसके बाद जो है कैथोलिक चर्च के द्वारा इनक्यूजिशन का शुरुआत किया गया। कैथोलिक चर्च के द्वारा क्या चीज का शुरुआत किया गया था? इनक्विजिशन। इनक्विजिशन क्या था? इनक्विजिशन क्या होता था? तो चर्च के विरुद्ध में, है ना, लिखने पर प्रतिबंध इनक्विजिशन कहलाता है। चर्च के विरुद्ध पुस्तक छापने पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसको हम लोग इनक्विजिशन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, है ना, चर्च के विरुद्ध पुस्तक नहीं छाप सकता है, चर्च के बारे में बुराई नहीं कर सकता है, इसके लिए इनक्विजिशन लाया गया। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे है। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे। भारत में जो प्रेस हुए, भारत में जो प्रेस था वो दो प्रकार का प्रेस था। एक तो एंग्लो इंडियन प्रेस था। एक क्या था? एंग्लो इंडियन प्रेस था। और एक था भारतीय प्रेस। एक तो अंग्रेजों का प्रेस था, अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किया गया था वैसा प्रेस था, और एक तो भारत के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था वैसा प्रेस था, है ना। ठीक है ना। चले तो हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि भारत में दो प्रकार के प्रेस था, एंग्लो इंडियन प्रेस और इसके साथ साथ जो है आपका क्या हो गया? भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था और भारतीय प्रेस जो था वो भारत के लोगों के द्वारा चलाया जाता था। भारतीय प्रेस भारत के लोगों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, क्रैश कोर्स वाले बच्चे कुछ हैं जिनको दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो कल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, जब हम लोग क्रैश कोर्स में क्लास को स्टार्ट करेंगे तब, है ना। जो बच्चे पहले से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन जो बच्चे जो बच्चे अगर नए होंगे, पहले से नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, है ना, फिर से शुरू से चैप्टर को, तो वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में हम लोग देख लिए कैसे कैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, इसको हम लोग देखें। कैसे कैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ इसको हम लोग देखें। मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग देखें। मार्टिन लूथर जो है ना, प्रेस के बारे में क्या बोला, मार्टिन लूथर जो है प्रेस के बारे में क्या बोला, इसको हम लोग देखें, है ना। मार्टिन लूथर जो है ना, किसका कौन सा स्थापनाएं लिखा, तो 95 स्थापनाएं लिखा, इसको हम लोग देखें। और मार्टिन लूथर जब जो है चर्च का बुराई किया तो चर्च उस पर क्या लगा दिया? इनक्विजिशन, है ना। इनक्विजिशन का चर्च जो है क्या करता है? शुरुआत करता है, यानी धर्म के विरुद्ध पुस्तक छापने पर रोक लगा दिया गया इनक्विजिशन के द्वारा। ठीक है ना। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेज द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र की विशेषताएं।
अब अंग्रेज जो पुस्तक छापता था उसका क्या क्या विशेषता था, अंग्रेज द्वारा प्रकाशित पुस्तक की विशेषताएं, अंग्रेज जो पुस्तक छापा उसका क्या क्या विशेषता था, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। अंग्रेजों के द्वारा भी पहले पुस्तक छापा जाता था और भारत के लोगों के द्वारा भी पुस्तक छापा जाता था। तो अंग्रेज के द्वारा जो पुस्तक छापा जाता था उसका क्या क्या विशेषता था, इसको हम लोग देखेंगे। फिर भारत के लोगों के द्वारा जो पुस्तक छापा जाता था उस चीज को भी हम लोग देखेंगे, है ना। मुद्रण मतलब क्या होता है, छपाई। किताब जो है ये क्या है, छपाई, मतलब इसका मुद्रण हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं ना। छपाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र की विशेषता। अंग्रेजों ने जो समाचार पत्र को छापा उसका क्या क्या विशेषता था, तो फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार। अंग्रेज जो भी चीज छापता था उसमें ये कोशिश करता था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला बात ज्यादा लिखा जाए, हिंदू के बारे में लिख दिया कुछ, कभी मुस्लिम के बारे में लिख दिया कुछ, है ना। तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास करता था अंग्रेज अपने अखबार के माध्यम से। अंग्रेजों के द्वारा जो समाचार पत्र निकलता था उसमें कोशिश क्या होता था, फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार करना। यानी अंग्रेज चाहता था कि फूट डालो और शासन करो, मतलब आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे तभी मेरा शासन होगा। तो इसलिए जो वो समाचार पत्र छापता था उसमें हिंदू के बारे में बुराई लिखता था, कभी मुस्लिम के बारे में बुराई लिखता था, है ना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब के बारे में बुराई वगैरह लिखा करता था, ठीक है। फूट डालो और शासन करो की नीति जो है, फूट डालो और शासन करो की नीति को कौन अपनाया था, फूट डालो और शासन करो की नीति को जो है ना, अंग्रेज अपनाया था। और वो कोशिश करता था अपने किताब के माध्यम से भी, अपने समाचार पत्र के माध्यम से भी इस नीति को फैलाए, ठीक है। आगे है सरकारी खबरें एवं विज्ञापन छापना। अंग्रेज का उस समय शासन था तो अंग्रेज जो है सरकारी खबर और विज्ञापन को भी छापता था। अंग्रेज क्या करता था, सरकारी खबर और विज्ञापन को भी छापता था। उसके बाद है भाषा अंग्रेजी एवं संपादन कार्य कंपनी के अधिकारियों के द्वारा होता था। बोल रहा है कि अंग्रेज के द्वारा जो पुस्तक छापा जाता था वो किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था। और कंपनी के जो अधिकारी होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते थे, वही इसका संपादन करते थे। अंग्रेजों के द्वारा जो अखबार निकलता था उसका संपादन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ही करते थे, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पुस्तक को छापा गया उसका क्या क्या विशेषता था, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो पुस्तक छापा गया उसका क्या क्या विशेषता था, इसको हम लोग देखते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा छापे गए पुस्तक का विशेषता हो गया फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार। यानी अंग्रेज जो है फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बाद सरकारी खबर, जितना भी सरकार कुछ किया, मतलब उस समय के जो गवर्नर थे वो कुछ करते थे तो उसके बारे में खबर, और विज्ञापन मतलब प्रचार कि अंग्रेज क्या क्या भारत में कर रहा है उसका जो है विज्ञापन यानी प्रचार भी उसमें रहता था। इसके बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा जो अखबार निकलता था वो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और उसके जो संपादक होते थे वो कौन होते थे, उसके संपादक भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते थे। उसके संपादक कौन होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र की विशेषताएं। अंग्रेज द्वारा जो भी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया उसका क्या क्या विशेषता था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेज द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन है वो भी हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट है कह रहा बंगाल गजट और इंडिया गजट, है ना, जेके हिक्की के द्वारा छापा जाता था। इसके अलावा जो है कलकत्ता कैरियर हो गया, एशियाई मिरर हो गया, ओरिएंटल स्टार हो गया, है ना, बम्बई गजट हो गया, हेराल्ड हो गया, मद्रास गजट हो गया। इनका क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों व्यापारियों तक सीमित था, है ना। ये सब जो है अखबार छपता था, ये सब अंग्रेजों के द्वारा निकाला जाता था, है ना। बंगाल गजट भारतीयों के द्वारा भी बाद में निकाला गया लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भी निकाला जाता था। इंडिया गजट है, जेके हिक्की, है ना, कलकत्ता कैरियर, एशियाई मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट,
हेराल्ड, मद्रास गजट, ये सब जो अखबार है ये अंग्रेजों के द्वारा निकाला जाने वाला अखबार है। ये सब जो है अखबार ये किसके द्वारा निकाला जाने वाला अखबार है? तो अंग्रेजों के द्वारा निकाला जाने वाला अखबार था। उस समय जो है जब प्रिंट भारत में अखबार निकाला जा रहा था तो अंग्रेज जो है कौन कौन समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र है ना, एशियाई मिरर हो गया है ना, इंडिया गजट हो गया, बम्बई गजट हो गया, मद्रास गजट हो गया, ये जो है निकाला करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा समाचार पत्र की विशेषता। बहुत सारा समाचार पत्र को भारतीयों के द्वारा निकाला गया, तो भारत के लोगों के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया उसका क्या क्या विशेषता था, है ना। ठीक है ना। भारत के लोगों के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया उसका क्या क्या विशेषता था? तो राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार। भारत के लोगों के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया उससे राष्ट्रवादी विचार का क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार हो रहा था, है ना। और अंग्रेजी शासन का आलोचना, और अंग्रेज का इसमें क्या किया जाता था? बुराई किया जाता था। तो भारत में जो अखबार निकला उसमें क्या होता था? उसमें जो है राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता था, यानी देश के प्रति प्रेम का भावना का प्रचार प्रसार होता था। लोग देश की आज़ादी का बात उसमें करते थे और अंग्रेज का क्या करते थे? बुराई करते थे। तो भारतीय प्रेस में ये चीज होता था, है ना। भारतीय प्रेस में ये चीज होता था कि देश कैसे आजाद होगा इसके बारे में होता था। इसके बाद जो है ना, अंग्रेजी शासन का आलोचना होता था। अंग्रेजी शासन का आलोचना कहने का मतलब है, अंग्रेजी शासन का आलोचना मतलब अंग्रेजों का इसमें बुराई किया जाता था, है ना। ठीक है, अंग्रेज का इसमें क्या किया जाता था? बुराई किया जाता था। तो भारत के लोगों के द्वारा जो समाचार पत्र निकलता था उसमें मुख्य रूप से दो बात होता था। एक तो होता था क्या? राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार, राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार प्रसार हो रहा था। दूसरा, अंग्रेज के शासन का आलोचना हो रहा था। क्या हो रहा था? अंग्रेज के शासन का आलोचना हो रहा था, मतलब अंग्रेज के शासन का बुराई हो रहा था। ठीक है ना। अब यहाँ से मेन शुरू होता है जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रेस का विकास। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारा जो अखबार है ना, वो भारत के लोगों के द्वारा निकाला गया और उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग टिक भी करते जाएंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग क्या करते जाएंगे? टिक भी करते जाएंगे। तो हम लोग देख लिए प्रेस का कैसे विकास हुआ, भारत में प्रेस कैसे पहुंचा, है ना। प्रेस का शुरुआत कहाँ से हुआ? चीन से प्रेस का शुरुआत हुआ। फिर जो है ये पुर्तगाल पहुंचा, फिर जो है पुर्तगाल से हम लोग के यहाँ भारत पहुंचा है। भारत जो है ये पुर्तगाल के द्वारा पहुंचा गया है। भारत में दो तरह का अखबार निकलता था, एक अंग्रेजों के द्वारा निकाला जाता था और एक जो है ना, एक भारत के लोगों के द्वारा। तो जो अंग्रेजों के द्वारा निकाला जाने वाला अखबार था, है ना, उसके बारे में हम लोग देखें कि उसका क्या क्या विशेषता था, और जो भारत के लोगों के द्वारा जो अखबार निकाला जाता था उसका क्या क्या विशेषता था, इसको भी हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास मतलब भारत में प्रेस का कैसे विकास हुआ, भारत में कौन कौन सा अखबार निकाला गया, भारत के लोगों के द्वारा कौन कौन सा अखबार निकाला गया, इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, अब भारत के लोगों के द्वारा कौन कौन सा अखबार निकाला गया? बहुत सारा अखबार है जो भारत के लोगों के द्वारा निकाला गया, है ना। महात्मा गांधी थे, हरिजन निकालते थे, हरिजन नाम का अखबार, है ना। तो इस तरीका से बहुत सारा अखबार, अमृत बाजार पत्रिका है, तो वो सब जो है भारत के लोगों के द्वारा निकाला गया। और इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। कह रहा कि पांडुलिपि तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। बोल रहा है कि पांडुलिपि क्या होता था? या तो तार के पत्ता पर, या जो है कागज जो होता था, है ना, कागज वैसा उस पर उसको नकल करके बनाया जाता था। यानी पांडुलिपि होता क्या था? पांडुलिपि हम लोग किसको कहते थे? तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते थे। पहले जो पुस्तक को लिखा जाता था वो हाथ से ही लिखा जाता था, और हाथ से लिखा हुआ पुस्तक को हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि के नाम से जानते थे। हाथ से लिखा हुआ पुस्तक को हम लोग क्या कहते थे, है ना, पांडुलिपि के नाम से जानते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाथ से लिखा गया पुस्तक को हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे, है ना। ये तार के पत्ता से या हाथ से बने कागज को नकल करके बनाया जाता था, है ना। पहले जमाना में जब प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत नहीं हुआ था तो पहले हाथ से ही लिखा जाता था। कोई पत्ता पे, तार के पत्ता पे या कोई कागज है तो उस पे पहले हाथ से ही लिखा जाता था, और हाथ से लिख करके ही बुक छप जाता था, है ना। हाथ से लिख करके ही बुक बना दिया जाता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। उसी को हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि के नाम से जानते थे, है ना। आय कह रहा है कि कैथोलिक पुजारियों ने 1559 में
कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। बोला कैथोलिक पुजारी लोग थे वो 1579 में पहले कोचीन में जो है, कोचीन एक जगह है वहाँ पर जो है पहला तमिल किताब क्या किए थे, छापे थे। और 1713 में उन्होंने ही पहला मलयालम पुस्तक छापा। तो कैथोलिक लोगों के द्वारा पुस्तक छापने का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, है ना। उन्होंने पहले तमिल में पुस्तक छापा, फिर उन्होंने मलयालम में पुस्तक छापा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेम्स अगस्टस हिक्की, इंपोर्टेंट है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल गजट ही भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अखबार था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अखबार कौन था, बंगाल गजट ही था, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल गजट जो है एक साप्ताहिक पत्रिका था, है ना। बंगाल गजट क्या था, एक साप्ताहिक पत्रिका था और इसको जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरुआत किया गया था। बाद में हम लोग देखते हैं कि बंगाल गजट जो है भारतीयों के द्वारा छापा जाने वाला भी, शुरू किया जाने वाला भी पहला अखबार बन गया। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन था, बंगाल गजट था। और भारत में इसको कौन शुरू किए थे, गंगाधर भट्टाचार्य इसको भारत में शुरू किए थे। बंगाल गजट को छापना भारत में कौन शुरू किए थे, है ना। तो गंगाधर भट्टाचार्य जो है भारत में इसको छापना क्या किए थे, शुरू किए थे। तो पहले इसको निकाला गया था अंग्रेज के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, और बाद में जो है इसको गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा भी लिखा गया, ठीक है। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा भी निकाला गया। तो जो ये बंगाल गजट है ये पहले तो निकलता था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन बाद में यह भारतीयों के द्वारा भी निकलने लगा। और भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन है, तो यही है, बंगाल गजट ही है। बंगाल गजट ही क्या है, भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला क्या है, आपका पहला जो है अखबार है, ठीक। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस हम लोग के यहाँ किसके द्वारा लाया गया है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, है ना। और बंगाल गजट जो है भारत का क्या है, पहला अखबार है, ठीक है ना। आय करा कि आधुनिक भारतीय प्रेस का शुरुआत 1676 में विलियम वोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। बोला पहले हम लोग के यहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस छपता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आधुनिक जो भारतीय प्रेस है, आधुनिक भारतीय प्रेस मतलब जो अभी देख पा रहे हैं आप, है ना, आधुनिक भारतीय प्रेस मतलब एक अच्छा नया भारतीय प्रेस, है ना, उसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो विलियम वोल्टास के द्वारा किया गया, ठीक। कह भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, भारत के लोगों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का, है ना, बंगाल गजट था। क्या था, बंगाल गजट। भारत के लोगों के द्वारा जो पहला अखबार को क्या किया गया, भारत के लोगों के द्वारा जो पहला अखबार छापा गया वो कौन था, बंगाल गजट। इसको कौन छापे थे, गंगाधर भट्टाचार्य। इसको जेम्स हिक्की के द्वारा भी छापा गया था, मतलब अंग्रेज भी इसको छापा था और भारत के लोगों के द्वारा बाद भारतीय में इसको गंगाधर भट्टाचार्य भी इसका शुरुआत किए, है ना। करा फारसी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है कि फारसी भाषा के, है ना, फारसी भाषा का जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ था। मिरात उल अखबार के जो संपादक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय जो है मिरात उल अखबार के संपादक थे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। नाम खाली याद रखना है ना। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका ने हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना की और संपादन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। इसका प्रकाशन इलाहाबाद स्थित इंडियन प्रेस ने किया था। बोला भारत के द्वारा पहला अंग्रेजी, मतलब भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजी मासिक पत्रिका कौन सा निकाला गया था, हिंदुस्तान रिव्यू। कौन, हिंदुस्तान रिव्यू। इस किसके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। हिंदुस्तान रिव्यू जो है किसके द्वारा निकाला गया था, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया था, है ना, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू किसके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया था,
समझ गए। तो यहाँ पर 3-4 पुस्तक है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है बस। एक बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा अंग्रेजी में, और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा भी फिर निकाला गया। इसको भारत का जो है पहला अखबार यही हो जाएगा, कौन, बंगाल गजट। मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार। और हिंदुस्तान रिव्यू जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ये हिंदुस्तान रिव्यू जो है ये किसके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया। ठीक है ना। आगे है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र निम्न है। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, तो 1821 ईस्वी में बंगला भाषा में संवाद कौमुदी है ना, संवाद कौमुदी इसके कौन है, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी इसके कौन लेखक है, राजा राम मोहन राय। और मिरातुल अखबार निकाला गया था इनके द्वारा फारसी भाषा में 1822 में, तो इसके भी राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का दोनों आपको ध्यान रखना है, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी जो है बंगला भाषा में लिखा हुआ था और मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन है, तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है ये क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित अखबार है ना। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित अखबार कौन है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मद्रास में 1878 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला हिंदू नाम का जो समाचार पत्र है ये 1878 में मद्रास में से निकला। 1881 में दैनिक रूप में परिवर्तित हो गया। पहले यह सप्ताह में निकलता था, बाद में इसको डेली निकाला जाने लगा। इस पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू जो है इसके बारे में, इसमें कुछ खास नहीं है तो इसको नहीं भी याद रख सकते। ये पहले साप्ताहिक निकलता था, बाद में ये दैनिक रूप से निकलने लगा। ये देखते हैं डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर न्यू इंडियन नामक होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया है ना। तो डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किसका शुरुआत किया गया था, मद्रास स्टैंडर्ड का शुरुआत किया गया था। मद्रास स्टैंडर्ड जो अखबार है ये कौन निकालते थे, डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ना। डॉक्टर एनी बेसेंट, उन्हीं के द्वारा मद्रास स्टैंडर्ड निकाला जाता था और इसके द्वारा वह है ना होम रूल जो था, होम रूल का नारा लोगों तक पहुंचाए थे इसी अखबार के द्वारा, मद्रास स्टैंडर्ड अखबार के द्वारा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया। गांधी जी ने किसका प्रकाशन किया, यंग इंडिया और हरिजन पत्र। यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो गांधी जी के द्वारा किया गया। यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है ना। चलिए, अभी बहुत सारा बुक और है जिसको हम लोग को देखना है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें टिक लगा देंगे हम। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस का और शिव प्रसाद ने हिंदी दैनिक आज का प्रकाशन किया है ना। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया गया और शिव प्रसाद के द्वारा जो है आपका आज का प्रकाशन किया गया। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है क्या किया गया, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया गया और शिव प्रसाद के द्वारा आज का प्रकाशन किया गया है ना। आगे के.एम. पनिकर ने हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया था। के.एम. टाइम्स के द्वारा क्या किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया गया। बाद में इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाने लगा। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाने लगा है ना। एम.एन. राय ने अंग्रेजी माध्यमिक इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किया। एम.एन. राय के द्वारा इंडिपेंडेंट का शुरुआत किया गया है ना। एस सदानंद संपादन में ही फ्री प्रेस जवान का प्रकाशन शुरू किए। एस सदानंद के द्वारा फ्री प्रेस जवान का प्रकाशन शुरू किया गया। मौलाना आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है, मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल और 1913 में आम बिलाल है ना कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अल हिलाल जो पत्रिका है ये किसके द्वारा निकला गया था, अल हिलाल का संपादन किसने किया था, मौलाना आज़ाद ने। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था है ना। अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना आज़ाद ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। मोहम्मद अली के द्वारा अंग्रेजी में जो है कॉमरेड का प्रकाशन किया गया और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया गया। उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया गया। ठीक है ना। किसके द्वारा, मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है ना।
नेक्स्ट है 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रताप का प्रकाशन शुरू किया गया, है ना। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप का प्रकाशन शुरू किया गया। बाद में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1821 में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, दोनों याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके द्वारा, बाल गंगाधर जो तिलक है, इनके द्वारा मराठा निकाला गया था अंग्रेजी भाषा में, और मराठी भाषा में केसरी, मराठी भाषा में केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 1862 में एम.जी. रांडे ने इंदु प्रकाशन और फिरोज शाह मेहता ने, है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आ सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? बॉम्बे क्रॉनिकल का शुरुआत फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, है ना। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है, इसका शुरुआत फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। बंगाल में उग्रवाद को फैलाने का काम, है ना, अबीब घोष और वीरेंद्र घोष ने जुगान्तर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। बाद में बंगाल में जो है ना, देश की आज़ादी के लड़ाई को फैलाने के लिए जुगान्तर और वंदे मातरम पत्रिका को निकाला गया था। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्र का संपादन किया। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और हरिजन पत्र का क्या किया गया? संपादन किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। दोनों महा इंपोर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किया। एम.एन. राय के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किया गया। तो भारत में जो जो पुस्तक को छापा गया उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। बहुत ज़्यादा पुस्तक का नाम है, इसमें से जो मेन हम टिक लगाए उसको आप ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाद बाकी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बंगाल गजट जेम्स सिक्की के द्वारा निकाला गया था, है ना। और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा भी निकाला गया। भारत के द्वारा प्रकाशित, भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार तो यही है, बंगाल गजट भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, है ना। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का क्या किया? प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने इंडिया और हरिजन पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया। अल हिलाल और अल बिलाल, इसका प्रकाशन मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया। अल हिलाल और अल बिलाल का प्रकाशन मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया, है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया। गदर का प्रकाशन किसने किया? लाला हरदयाल ने किया, है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, मराठा का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया, और केसरी का प्रकाशन भी बाल गंगाधर तिलक ने किया। मराठा और प्रकाशन दोनों, केसरी दोनों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो यंग इंडिया और हरिजन पत्र का संपादन जो है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टिक कर दिए हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए। तो इसमें कुछ बुक का नाम है जो आपसे पूछा जाता है, जिसको हम टिक किया, जैसे हिंद स्वराज पुस्तक को लेखक कौन है, हरिजन के लेखक कौन है ना। तो ये सब आपसे पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? ठीक है। भारत में जो है, भारत में मुद्रण कला किसके द्वारा लाया गया? कुछ और चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। फुल बुक का नोट्स कब मिलेगा? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। पहले इकोनॉमिक्स का मिलेगा, उसके बाद हिस्ट्री का भी मिलेगा, और आपका और भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। भारत में जो प्रेस था उसका देश के आज़ादी में क्या भूमिका रहा? देश के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा? भारतीय प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, मतलब भारत में जो प्रेस था उसका देश के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा, देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या भूमिका रहा, इसको हम लोग देखते हैं।
तो कह रहा है कि साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करना। भारत का जो प्रेस था वो क्या कर रहा था, अंग्रेज का जो साम्राज्यवादी शोषण था उसका विरोध कर रहा था। इंग्लैंड हम लोग को अपना क्या बना लिया था, साम्राज्य बना लिया था, और यहाँ पर मतलब अपना साम्राज्य बना करके हम लोग को क्या करता था, लूटता था। तो भारत के प्रेस में इसका बुराई किया जाता था, किसका, अंग्रेज का। भारत के जो प्रेस था उसमें अंग्रेजों का क्या किया जाता था, बुराई किया जाता था। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार, है ना, देश के लोगों को देश के प्रति प्रेम का भावना जगाता था अखबार। भारत के लोगों को बताता था कि हम लोग कैसे आज़ाद होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सब भारत के, है ना, भारत के अखबार के द्वारा लोगों को बताया जाता था, भारत के प्रेस के द्वारा लोगों को बताया जाता था, है ना। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा देना। सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन चल रहा था, है ना, समाज में सुधार लाने के लिए, धार्मिक रूप से सुधार लाने के लिए, तो उस आंदोलन को भी यह बढ़ावा देता था। कौन, भारत का प्रेस। उसके बाद है लोकमत का प्रतिनिधित्व करना, जनता का क्या विचार है, जनता का क्या मत है, उसका भी प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रेस ही करता है। यानी जनता का कोई समस्या है, कुछ सुझाव है, तो वो सब जो है प्रेस के माध्यम से ही और लोगों तक पहुंच पाता है। उसके बाद नई शिक्षा नीति के प्रति असंतोष का उजागर करना। नई शिक्षा नीति अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था तो उसका विरोध करना, है ना, ये भी कौन किया था, भारत का प्रेस ही नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहा था। ठीक है ना। आगे विदेश नीति के प्रति आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण। जो विदेश नीति था उसके प्रति आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण था। विदेश नीति मतलब कौन सा देश के साथ कैसा संबंध रखना है ना, इसके बारे में जो है आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण कौन रखा था अखबार में, कि किस देश के साथ संबंध रखना अच्छा होगा, किसके साथ संबंध रखना अच्छा नहीं होगा, ये सब, है ना। आ गया धार्मिक सद्भाव एवं समन्वय स्थापित करना। धार्मिक सद्भाव एवं समन्वय स्थापित करना, सभी धर्म को साथ लेकर के चलने का कोशिश करना, सभी धर्म के लोगों को मिला जुला करके रखने का प्रयास करना अखबार के द्वारा किया जाता था। तो उस समय जो भारत के लोगों के द्वारा जो अखबार निकाला गया था उसमें क्या क्या था, भारत के लोगों के द्वारा जो अखबार निकाला जाता था उसका क्या क्या भूमिका था भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में, मतलब देश के आज़ादी को, है ना, देश के आज़ादी को मजबूत बनाने में क्या क्या योगदान था, ये हम लोग देखे थे। जो उस समय का पत्रिका था उसमें अंग्रेजों का विरोध किया जाता था, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया जाता था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता था, जनता के बातों को उठाया जाता था, कोई नया नीति अंग्रेज लाता था उसके प्रति असंतोष जाहिर किया जाता था, और सभी धर्म के लोगों को साथ रखने का प्रयास किया जाता था। तो ये सब चीज जो है ना, भारतीय प्रेस कर रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। प्रेस के विरुद्ध रोक लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारत के लोग जब प्रेस चला रहे थे तो उससे देश की आज़ादी की लड़ाई में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा था। तो इसलिए अंग्रेज लोग जो है बहुत सारा क्या लगाए थे, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए थे, प्रेस पर रोक लगाए थे, ताकि भारत के लोग जो है अखबार उखबार नहीं छापे, और छापे भी तो उसमें कम कम चीज़ों को लिखे, इसके लिए, है ना। तो कह रहा है 1799 का समाचार पत्र का सेंसर अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया। 1799 में, है ना, प्रेस पर जो सेंसर लागू किया गया था, यानी रोक, सेंसर मतलब क्या होता है, रोक, ये किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। कब, 1793 में। उसके बाद 1823 में अनुज्ञप्ति नियम लाया गया जॉन एडम्स के द्वारा। 1823 में अनुज्ञप्ति नियम किसके द्वारा लाया गया, जॉन एडम्स के द्वारा लाया गया था। अनुज्ञप्ति नियम मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस का कोई प्रेस नहीं चला सकता है ना। तो ये 1827 में लाया गया जॉन एडम्स के द्वारा। फिर कह रहा भारतीय समाचार पत्र के स्वतंत्रता अधिनियम, है ना, भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्रता अधिनियम 1835 जो है ये किसके द्वारा लाया गया, विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया। 1835 में भारतीय समाचार पत्रों के लिए, है ना, स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में। 1837 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लाया गया, मतलब फिर से लाइसेंस लेकर के ही कोई छाप सकता है। 1857 का जब क्रांति चल रहा था उस समय, है ना। उसके बाद देसी समाचार पत्र अधिनियम। देसी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1878 में लॉर्ड रिटन के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड रिटन के द्वारा लाया गया। उसके बाद 1908 में भी लाया गया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, है ना। फिर 1910 में भी लाया गया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। 1931 में भी लाया गया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। समाचार पत्र जांच समिति 1947 में आया, और 1991 का समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम लाया गया। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बस एक ही, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है ना।
लॉर्ड रिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला करके और भारतीय प्रेस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, है ना। और बाद में इसको लॉर्ड रिपन क्या करता है, समाप्त कर देता है। लॉर्ड रिटन इसको लाता है और लॉर्ड रिपन इसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसको लेकर के कौन आया था, लॉर्ड, है ना, लिटन जो है इसको लेकर के आया था। और रिपन, लॉर्ड रिपन जो है इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिटन के द्वारा इसको लाया गया था, बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, देश की आज़ादी में प्रेस का क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखते हैं। देश की आज़ादी में प्रेस का क्या भूमिका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, देश की आज़ादी में प्रेस की भूमिका को। तो कह रहा है कि साहित्य एवं समाज में चेतना जागृत करना, साहित्य एवं समाज में जागरूकता लाना, ये इसका काम था। भाषा शास्त्र के विकास में योगदान देना, है ना, भाषा के विकास में योगदान देना, समाज में नव चेतना, मानवतावाद, तर्कवाद का विकास करना, समाज में नया नया चेतना जगाना, मानवतावाद जगाना, मतलब मानवतावाद को जन्म देना, तर्कवाद, लोग तर्क से सोच सके, है ना, इसका विकास करना, सामाजिक बुराई एवं अंधविश्वास का विरोध करना, समाज में जो बुराई है या अंधविश्वास है उसका क्या करना, विरोध करना। उसके बाद स्वस्थ मनोनीति का प्रयास करना, मतलब मनोरंजन का व्यवस्था भी करना अखबार के द्वारा। उसके बाद दिन प्रतिदिन की उपलब्धि एवं सूचना का प्रसारण करना, डेली का जो भी उपलब्धि है देश का या राज्य का, उसको, या कोई सूचना है तो उसको प्रसारण करना, उसको दिखाना। उसके बाद चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र का रक्षा करना। तो अभी भारत में जो प्रेस है इसका क्या क्या भूमिका है, तो प्रेस क्या कर रहा है, तो प्रेस अभी वर्तमान में जो है लोकतंत्र का रक्षा करता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। डेली का जो सूचना होता है हम लोगों को पहुंचाता है प्रेस, है ना। मनोरंजन में भी मदद करता है प्रेस, है ना, मनोरंजन में भी मदद करता है। समाज में जो बुराई है, अंधविश्वास है, तो उसको क्या करता है, दूर करने का करता है प्रेस, प्रयास करता है। ठीक है ना, समझ गए। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका को भी आप लोग समझ लिए होंगे, समझ लिए। तो ये पूरा चैप्टर आपका है, ये पूरा चैप्टर हम लोग देखें, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको हम टिक आउट कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो हम लोग जो ये चैप्टर पढ़े थोड़ा सा फास्ट में पढ़े हैं, तो हो सकता है कि जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे होंगे उनको नहीं आया होगा समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल से जब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज हमको फास्ट में कंप्लीट करना था, आप ही लोग के कारण हम लोग को हमको कंप्लीट करना भी था, क्योंकि उधर क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का ये चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में इसको कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मेन जो है अखबार का नाम वो है, वो सब आपको आता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और क्रैश कोर्स वाले बच्चे इसमें आए, उनको हमको पता भी नहीं था कि क्रैश कोर्स वाले बच्चे इसमें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक, चलिए ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको हम नोट्स में ही डलवा देंगे, है ना। जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें ही हम क्वेश्चन आंसर को डलवा देंगे। और क्रैश कोर्स में जब करवाएंगे तो वहाँ पर तो इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाना ही है हमको। इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसको हम अच्छे से करवाएंगे ही, ठीक है ना। चले, और जो बचा है आपका बिहार का भूगोल और आपदा, तो उसको भी वहीं पर हमको कंप्लीट कर देंगे। बिहार का भूगोल और आपदा जो है आपका बचा हुआ, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। वहीं पे उसको हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे, या बीच में हम लोग बिहार वाला जो है आपका पोर्शन उसको बीच में कभी कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी भी एक चैप्टर है और आपदा है थोड़ा,
मतलब 95% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। वो भी आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं ना। हम तो सोचे थे आराम आराम से पढ़ा करके और एक सप्ताह में तब जो है स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि हम जल्दीबाजी में भरोसा नहीं रखते हैं। कोई चीज़ मतलब थोड़ा देर से हो लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, ऐसा है। थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं भरोसा रखते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी किए तो इस वजह से तब भी 95% हम लोग का कंप्लीट है। जो बचा है वो भी हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। संपादन का मतलब उसको जो 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 छापते हैं ना उन्हीं को उनका संपादक कहा जाता है। जैसे कोई बुक है उसको जो छापा उसको उसका क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है। चलते हैं आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।